2 मिनट चालू करता हूँ। अच्छा देखो, आज का अपना टॉपिक है एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रोटेशनल एसएचएम, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। देखो ये सब टॉपिक, जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे ना, ये सब टॉपिक तुम्हारे खासकर जैसे जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से समझना। सब आसान है, कोई ज्यादा हाईफाई टॉपिक नहीं है। देखो अब मैं एज्यूम करूंगा कि तुम्हें यार पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा कॉस थीटा तो आता हो। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना, लिखो अपनी कॉपी में, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले अगर तुम भूल गए हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है वो आपका ऐसे सर्कल में घूमता है, और उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा सेम रहती है। जैसे मान लो यहां वी है, तो यहां पे भी वी होगी, यहां पे भी वी होगी, यहां पे भी वी होगी, यहां पे भी वी होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें सब जगह वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो सेम होती है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहता है। ओमेगा याद है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर। अब वी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सब जगह क्या रहती है, सेम रहती है। देखो डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, यहां पे डायरेक्शन इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, सब जगह वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहती है, डायरेक्शन अलग अलग रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है और ओमेगा की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एसएचएम के साथ क्या लेना देना, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। मान लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। और मान लो कि यहां पे कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस ए पे है। कहां पे, ये मान लो आपको डिस्टेंस दे रखा है ए, और सपोज करो कि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और क्या कर रहा है, ये इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। और मान लो कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और याद है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, भूल तो नहीं गए। ओमेगा का मतलब होता है कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो यहां पे है, इस जगह, और मान लो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। मान लो कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कॉमा वाई। तो अब तुम खुद मुझे ध्यान से देख के बताओ, अगर मान लो कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये डिस्टेंस y होगी, ये डिस्टेंस x होगी। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, इसका मतलब ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा। और ये डिस्टेंस a है, क्योंकि ये जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना a, तो ये भी a होगा। तो आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। तो आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। यहाँ पे थीटा कितना है, ध्यान से देखो, थीटा यहाँ पे कितना है, ओमेगा टी। परपेंडिकुलर क्या है, वाई, और हाइपो कितना है, ए। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से ध्यान से देखो, तो ये कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपो। और थीटा कितना है, थीटा है ओमेगा टी। बेस कितना है, एक्स, हाइपो कितना है, ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी। तो तुम ध्यान से देखो, ध्यान से इक्वेशन को देखो। तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, बेसिकली वो दोनों किस में होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो लिखो अपनी कॉपी में, इफ ए पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if a particle is in UCM, uniform circular motion, comma, x and y coordinate will be in SHM. X and y coordinate will be in SHM, simple harmonic motion. तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसके जो x और y कोऑर्डिनेट है वो किस में होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो x आ जाएगा तुम्हारा a cos ओमेगा टी, y आ जाएगा तुम्हारा a sin ओमेगा टी। अब तुम्हें डाउट है तो मुझे पिन पॉइंट करके पूछो कि सर यहां पर डाउट है, वापस समझा दो।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर ये ए क्या माना है आपने? ए एम्पलीट्यूड है। ए मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना है। तो तू कहीं पे भी ज्वाइन करेगा तो ये ए ही होगा। एक्चुअली मैंने सर्कल बहुत गंदा बना दिया। तो कहीं पे भी ज्वाइन करेगा तो यही ए ही होने वाला है, कहीं पे भी ज्वाइन कर। यस सर। ये ए एम्पलीट्यूड मतलब अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एम्पलीट्यूड बोलेंगे, यहाँ पे सर्कल में ये रेडियस है। तो अगर जिसे ना मैंने कई बार पता है जेई और नीट में भी देखा है कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो बताओ उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन। बस इतना तुम्हें याद रखना, और मैंने तुम्हें प्रूव करा दिया कैसे होगी। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इन एसएचएम, तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है। कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितने ही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अपनी बुक एनसीईआरटी खोलना, पीछे बुक का क्वेश्चन है। तो है ना, मैं तुम्हें वो सॉल्व कराता हूं, तुम समझना देखो क्वेश्चन क्या है। तो तुम क्वेश्चन देखना, क्योंकि मैं आई होप करता हूं मैं लिख लिया होगा अब तक ये। तो अपनी बुक में पीछे क्वेश्चन इस तरीके से है। एक सेकंड ना। तो एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। और वहां पे दे रखा है कि ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और आपको दे रखा है कि ये पार्टिकल जब पूरा घूम के आता है, आपको क्या दे रखा है कि जब पार्टिकल पूरा घूम के आता है तो उसको टाइम लगता है 4 सेकेंड। और उस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है कि आपके पार्टिकल का मोशन यहां से चालू नहीं होता है, आपके पार्टिकल का मोशन यहां से चालू होता है। और आपको ये जो एंगल है, ये एंगल π/3 दे रखा है। तो आपको बताना है कि यहां पे आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट की। तो क्वेश्चन क्या है कि यहां पे आप इक्वेशन कैसे लिखोगे। देखो एक चीज याद रखना, अभी अपन ने देखा एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन कितनी आई थी, ध्यान से देखो, ए कॉस ओमेगा टी। तो आपको देखो एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या लिखनी है, यहां पे आपको लिखनी है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा क्यों, देखो अब आपका जो सर्कुलर मोशन है वो यहां से चालू नहीं हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है। तो बस आपको ये लिखना है और आप वैल्यू पुट कर दो। ए मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 2, कॉस की जगह कॉस। और अगर तुम भूल गए हो तो मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया अब तक इस चैप्टर में, ओमेगा के दो फॉर्मूले, एक तो थीटा अपॉन टी और एक 2 पाई अपॉन टी। याद है ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो ओमेगा की जगह पुट करो 2 पाई, और टाइम पीरियड मतलब कितना दे रखा है 4 सेकेंड, और प्लस फाइव, फाइव की जगह क्या आ जाएगा π/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं। तो ए का मतलब यहां पे सर्कुलर मोशन में ए का मतलब क्या होता है, रेडियस। ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी, और टी का मतलब क्या होता है, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा। और ये फाई क्या बताता है, फाई ये बताता है कि शुरुआत में आपका पार्टिकल कहां पे था। बस ये है आपका, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। और यही वाई कोऑर्डिनेट क्या पूछा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या लिखनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स कोऑर्डिनेट की ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव का मतलब क्या है कि शुरुआत वाला एंगल कितना है। अगर मान लो आपका पार्टिकल का मोशन यहां से चालू हो रहा है तो फाइव को क्या लेना है, अगर मान लो यहां से चालू हो रहा है तो फाइव को क्या लेना है, 0 लेना है। फिर जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुम्हें बोला गया है कि एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन में है, इस तरीके से घूम रहा है, और तुम्हें मान लो ये 4 मीटर दे रखा है, और तुम्हें बोल रखा है कि जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। और पर तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपका जो पार्टिकल है वो शुरुआत में यहां पे था, इस जगह, और ऐसे जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। कैसे लिखोगे सोचो। हमेशा एंगल यहां से नापना, शुरुआत वाला एंगल। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब वैल्यू पुट करना सीखो इसमें। देखो ए मतलब रेडियस, तो वो कितना है 4, साइन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई/टी।
टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, तो ओमेगा कितना बचा पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई टी प्लस, ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2, तो ये आएगा पाई बाय 2, और एक्स में भी यही आएगा 4 cos पाई टी प्लस पाई बाय 2, ये आ गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से लिखते हैं। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार, अगर नहीं डाउट है तो भी बता दो। प्रवीर कोई डाउट है, हिमांग, वंश, विदुषी कोई डाउट है, हर्षित, देवेश कोई डाउट है तो पूछो प्लीज यार, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो आप, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि सर इसमें वापस ये बता दो हमें समझ में नहीं आया। आशीष कोई डाउट है तो पूछो। सर अपन ने जब डेराइव किया था तब फाई नहीं था और अब है, हाँ, मतलब वो कंफ्यूजन कि हो रहा है। अपन ने जब डिराइव किया था ना, तो अपन ने ये एज्यूम किया कि पार्टिकल का मोशन यहां से चालू हो रहा है। अगर मान ले यहां से चालू नहीं हो रहा है, कहीं और से चालू हो रहा है, तो तू साथ में फाई लिखते इस तरीके से प्लस फाई करके। ओके सर। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। टॉपिक लिखो डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले तुम मतलब समझो कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते क्या है, मतलब क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो, अगर तुम कभी ध्यान से देखो, सपोज करो कि ये दीवार है और मान लो कि यहां पे कोई मास है और मान लो कि इस रस्सी की लेंथ एल है, तो अगर अपन इस मास को ऊपर ले जाके छोड़ते हैं, तो पता है रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में क्या होता है, ये मास यहां जाता है, फिर यहां आता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां आता है, और धीरे 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 वो रुक जाता है। ये रियलिटी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और यहां पे ये जो जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, यहां पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और पार्टिकल का मोशन रुक जाता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, तो जब ऑसिलेशन हो रहा है मान लो तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, देन एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज, then energy of oscillation will decrease and SHM will stop after a moment of time. SHM will stop after some time. पर ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, देन एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज। तो क्या होता है कि आपके ऑसिलेशन में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या हो जाती है, कम होती जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, आपका ऑसिलेशन रुक जाएगा। और हिमांग तेरा क्वेश्चन है कि सर वैक्यूम में क्या होगा। देख हिमांग, होता क्या है, वैक्यूम में मैं ये बात मान सकता हूं कि ये जो एयर है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वैक्यूम में एयर फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन वैक्यूम में यहां पे तो फ्रिक्शन होगा, यहां पे तेरी रस्सी ऊपर नीचे होगी, तो दीवार से बार बार घसाएगी, तो यहां तो फ्रिक्शन होगा, तो थोड़ी देर के बाद तेरा ऑसिलेशन रुक जाएगा। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि अगर मान लो ऑसिलेशन में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो थोड़ी देर के बाद आपका ऑसिलेशन रुक जाता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। If friction is present during oscillation, then energy of oscillation will decrease and SHM will stop after some time. इनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग का मतलब है कि धीरे धीरे आपका ऑसिलेशन जो है वो रुक जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन मैं तुम्हें लिखवाता हूं, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से देखो। तो कोई तुम्हें पूछे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ बनाओ, तो पहले तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, ऐसे घटते 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 आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। यही कोई तुम्हें पूछे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी और टाइम का ग्राफ बनाओ, तो आपकी एनर्जी पहले तो ज्यादा थी, धीरे 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 आपकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है।
क्योंकि फाइनली अपना ऑसिलेशन रुक गया, तो फाइनली एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन और एनर्जी का वेरिएशन दोनों बना लो अपनी कॉपी में। सर ऊपर वाले ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन जा रही है क्या? कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये फाइनली ये 0 है, 0। हाँ वो 0 के आसपास है, ऐसा हो रहा है। ओके सर। धीरे धीरे घटते 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 खत्म, वो एकदम 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, तो आपको ये बोलना है कि सर एक बार तो ऑसिलेशन चालू हुआ, फिर धीरे धीरे धीरे, जो अपनी रियलिटी में होता है, रियल लाइफ में ऐसा ही तो होता है कि आप एक बार थोड़ा ऊपर लो, फिर धीरे 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 वो रुक जाता है, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। और अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये कोई फ्लूइड है, और मान लो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि यहाँ पे ऊपर कोई दीवार है, और मान लो दीवार से कोई स्प्रिंग है, और मान लो यहां पे मास है m। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये मास m फ्लूइड के अंदर है, तो फ्लूइड के अंदर तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और तुम्हें याद है हम लोगों ने स्टोक्स फोर्स पढ़ा था, 6 पाई ईटा आर वी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो तुम ध्यान से देखना, यहां पे ये मास जब ऑसिलेट करेगा, तो इस मास पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो स्प्रिंग लगाएगी, और एक कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन। एक इस पे कौन सा लगेगा, स्प्रिंग वाला, एक इस पे कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी। के एक्स मतलब किसका, स्प्रिंग का, बीवी मतलब किसका, फ्रिक्शन का। और यहां पे बी का मतलब होता है, लिखो अपनी कॉपी में, यहां पे बी का मतलब होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। यहां पे बी का मतलब होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, लिख लो अपनी कॉपी में। यहां पे बी का मतलब होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। देखो आप पे सब ध्यान से देखो, यहां पे आपका मास जब ऑसिलेट करेगा, तो किस में ऑसिलेट करेगा, फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर ऑसिलेट करेगा, फ्लूइड के अंदर ऑसिलेट करेगा। तो एक तो ऊपर स्प्रिंग है, तो एक फोर्स तो स्प्रिंग लगाएगी, एक फोर्स फ्रिक्शन लगाएगा। और फ्रिक्शन वाला जो फोर्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो उसको अपन लिखते हैं नेगेटिव। क्यों लगाया, क्योंकि अगर मास नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, अगर मास ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, अपोजिट। तो माइनस बीवी। तो एफ की जगह क्या आएगा, माइनस के एक्स माइनस बीवी। बी मतलब डैम्पिंग कोएफिशिएंट। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अपना एक इक्वेशन बनता है एक्स इक्वल टू ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। तुम्हें ये इक्वेशन रट्टा मारनी है हिमांग, ये इक्वेशन याद कर लेना कि डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका कितना होता है, ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तेरा एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। इसलिए अपना ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था, क्योंकि ये एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसका फाइनल फॉर्मूला याद रखना है कि अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो धीरे धीरे आपका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख लो अपनी फॉर्मूले, कप में लिख लो एक फॉर्मूला, x इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। और यहां पे b का मतलब होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, लिख लो अपनी कॉपी में। तो जितना ज्यादा फ्लूइड, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, लिख लो। और यहाँ पे ओमेगा डैश का भी लिख लेना फॉर्मूला। वैसे तो कोई ओमेगा डैश का पूछता नहीं है, पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए, रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, लिख लेना अपनी कॉपी में, है ना, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना। तो देखो वापस सुनो, अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस।
तो क्वेश्चन ये है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। देखो, जिन ऑसिलेशन के अंदर फ्रिक्शन होता है तो फिर आपका ऑसिलेशन जिंदगी भर नहीं चल पाएगा, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक जाएगा, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एक तो उसकी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है कि F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी। के एक्स कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग वाला, बीबी कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन वाला। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपकी x की वैल्यू आती है ए ई माइनस बी टी बाई टू एम कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। तो ये आपका फाइनल एम्पलीट्यूड है। और ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड में ई की पावर माइनस टी है, मतलब धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर ये जो आप लिख रहे हो ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो उसमें कौन सा F की बात चल रही है? ये विस्कस फोर्स, और V मतलब वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी, बढ़ेगी। वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जैसे तू देख, जैसे जो स्विमर होते हैं, तो अगर कोई स्विमर धीरे धीरे स्विम करता है तो पानी उस पर कम फोर्स लगाता है, अगर वो तेज स्विम करता है तो पानी उस पर ज्यादा फोर्स लगाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, वेलोसिटी के। सर अगर यहीं पे अगर हम वाटर की जगह हनी यूज करें तो फिर ये और जल्दी रुकेगा मतलब? तो बी, बी और ज्यादा हो जाएगा, और जल्दी रुकेगा। फिर तो क्या होगा कि तेरी एक साइकिल भी पूरी नहीं होगी, रुक जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, अच्छा। अब तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं, वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, देखो, लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो अब तुम एक चीज को समझना, देखो, हमने अभी पढ़े थे डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जैसे कोई मास है, आप इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ और छोड़ दो, तो ये वहां तक जाएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा। लेकिन यही सपोज करो, मान लो कि आप इस मास को यहां पे लेके गए और आपने छोड़ा। मान लो ये यहां से यहां पे आया और घूम के वापस यहां पे आया, और मान लो कि तुम यहां पे खड़े हो और जैसे ही यहां पे आया तुमने वापस धक्का मारा, ये गया, वापस आया, तुमने वापस धक्का मारा, गया, वापस आया, तुमने वापस धक्का मारा, गया, वापस आया, तुमने वापस धक्का मारा। अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इस सिस्टम को बार बार एनर्जी दे रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या अब आपका ऑसिलेशन रुकेगा? अब आपका ऑसिलेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि आप का मास गया, आया, आपने वापस धक्का दिया, मतलब जो एनर्जी रास्ते में खर्च हो गई थी फ्रिक्शन में, आपने थोड़ी बहुत वापस दे दी। जाएगा, आएगा, फिर दिया, जाएगा, आएगा, आपने फिर धक्का दिया, जाएगा, आएगा, आपने फिर धक्का दिया। तो देखो, इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इन डैम्प्ड oscillations, if external force is applied in damped oscillations, if external force is applied, then oscillations will continue, then oscillations will continue and are called as forced oscillation. तो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशन, और उसके नीचे नोट्स में लिखो कि इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, मान लो अगर डैम्पिंग है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मान लो आप कंटिन्यूसली बाहर से फोर्स लगा रहे हो, देन द ऑसिलेशंस विल कंटिन्यू एंड आर कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इनको अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप हर थोड़ी देर में क्या लगा रहे हो, सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हो। तो लिखो अपनी कॉपी में कि इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हो, देन ऑसिलेशंस विल कंटिन्यू। तो आपके ऑसिलेशन कंटिन्यूसली चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो, इसमें भी तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें जो आपका एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन एम
और नीचे रूट में आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा अपॉन एम का होल स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। यहां पे सबका मतलब क्या है ध्यान से देखना। एफ नॉट का मतलब होता है कि आपने बाहर से कितना फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। एम का मतलब होता है मास। यहां पे बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, मतलब आपके सिस्टम के अंदर कितना फ्रिक्शन है। और ओमेगा नॉट, ओमेगा मतलब होता है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, सिस्टम फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा नॉट का मतलब होता है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। देखो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो इंसान बाहर से फोर्स लगा रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ओमेगा नॉट है, और जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा। तो यहां पे ओमेगा किसकी फ्रीक्वेंसी है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट किसकी फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जैसे तुमने धक्का मारा, फिर थोड़ी देर के बाद वापस धक्का मारा, फिर वापस थोड़ी देर बाद धक्का मारा, फिर थोड़ी देर के बाद धक्का मारा, फिर थोड़ी देर के बाद धक्का मारा। तो जो बाहर से फोर्स लग रहा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, और जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ओमेगा। तो लिख लो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है एफ नॉट अपॉन एम, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, वापस ऊपर होल स्क्वायर भूल मत जाना, प्लस बी ओमेगा बाय एम का होल स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुई ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सर इन फॉर्मूले के क्वेश्चंस थोड़ी ना आते हैं सॉल्व करने को। यार आगे तो इसका इसका भी ग्राफ है हर्ष। देख एक तो ग्राफ आते हैं इनसे, इस फॉर्मूले का तुझे न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिल सकते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। यस सर, यस, ओके। ठीक है, लिख लिया। देखो ये फॉर्मूला यार तुम्हें याद करना पड़ेगा, और याद कर लेना, क्योंकि तुम अगर अगले साल जैसे कोई एग्जाम भी देते हो ना, कोई कॉम्पिटिटिव वगैरह कुछ भी, तो भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो एफ नॉट मतलब एक्सटर्नल फोर्स, एम मतलब मास कितना है, ओमेगा मतलब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, बी मतलब डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना फ्रिक्शन है। तो बस इनमें एक लास्ट टॉपिक और है, वो है रेजोनेंस। वो टॉपिक है रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस क्या होता है पहले तुम समझना। रेजोनेंस क्या होता है, इट इज ए कंडीशन, it is a condition when it is a condition when natural frequency of system, it is a condition when natural frequency of system is equal to external frequency। तो रेजोनेंस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम मतलब ओमेगा इज इक्वल टू एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा नॉट। एंड एट रेजोनेंस, और रेजोनेंस पे क्या होता है, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। तो रेजोनेंस पे सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत बढ़ जाता है। देखो कितना हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना होता है, एफ नॉट बाय एम, और नीचे ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाय एम का होल स्क्वायर। लेकिन रेजोनेंस पे ओमेगा और ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर में ये तो जीरो हो जाएगा, तो आपका एम्पलीट्यूड कितना बचेगा, एफ नॉट बाय एम अपॉन रूट ऑफ बी ओमेगा बाय एम। ऐसा क्यों बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, और यहां पे स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो एम से एम भी गया, तो आपका ये कितना बचेगा, एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ रेजोनेंस पे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है कि घटता है, तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और रेजोनेंस कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस ऐसी कंडीशन है जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लिख लो, फिर मैं इसका ग्राफ बनवा रहा हूं।
लिख लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो रेजोनेंस ऐसी कंडीशन है जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, सॉरी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, और आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और ध्यान से देखो, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। तो जितना ज्यादा डैम्पिंग होगा, आपका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा कम होगा। और होना भी यही चाहिए, कॉमन सेंस क्या बोलता है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, आपका सिस्टम का एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा कम होगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तुम समझना। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मान लो कि ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम। मान लो कि मेरे पास दो ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे। अब खुद मुझे बताओ किस केस में आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ऊपर वाले केस में। दूसरे वाले केस में आपका एम्पलीट्यूड देखो कम है, इतना ही एम्पलीट्यूड है, पहले वाले में इतना है। तो दूसरे वाले केस में लार्ज डैम्पिंग, मतलब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, और ऊपर वाले केस में स्मॉल डैम्पिंग, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम है। तो डैम्पिंग कम होगी तो देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, डैम्पिंग ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। लिख लो। और इसमें आप कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे और अपन वेव्स चालू करेंगे। इसमें आप कोई डाउट है तो पूछो। कोई सर भी डाउट। ग्राफ एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ देख, देख हर्ष, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था, एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा। तो तेरा जो एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग है। तो अगर डैम्पिंग ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। तो देख, एक केस में तेरा एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा है, देख इतना ज्यादा, एक केस में तेरा एम्पलीट्यूड कम है। तो जब एम्पलीट्यूड कम है, सेकंड केस, तो देख मैंने क्या लिखा हुआ है, लार्ज डैम्पिंग, मतलब बी की वैल्यू ज्यादा है। और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो स्मॉल डैम्पिंग, मतलब बी की वैल्यू कम है। और रेजोनेंस होता कब है, जब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है। देख दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है, देख इस फ्रीक्वेंसी पे तेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पर इन दोनों में से किस में डैम्पिंग ज्यादा है, डैम्पिंग ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो सेकंड वाले में डैम्पिंग ज्यादा है, फर्स्ट वाले में डैम्पिंग कम है। ओके। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में एक तो हम करेंगे रोटेशनल एसएचएम, और अपन वेव्स चालू करेंगे, ट्रैवलिंग वेव और सब कुछ। ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, देखो तुम्हें आज मैं एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन नंबर लिख के भेजूंगा, वो सारे क्वेश्चन नंबर तुम्हें ट्राई करने, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, चलो बाय यार।